हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, उसको हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। तंजानिया अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा विलेज है। अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा विलेज है तंजानिया नाम का। मामा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। एक माम्बा नाम की औरत है, अफ्रीका में रहती है, तंजानिया नाम के सिटी के अंदर। वहाँ पे माम्बा नाम की एक औरत है, वो उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि उसको जल्दी उठती है, वो पानी लेने के लिए, पानी लेके आने के लिए। शी always has to walk a long way to return after a few hours। उसको मतलब कुछ घंटे लगते हैं, एक लंबे सफर पे जाना पड़ता है उसको पानी लेने के लिए। She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goats। उसके बाद वो क्या करती है पानी लाने के बाद कि उसकी मम्मी का हाथ बटाती है घर के कामों में, और उसके भाई को वो जॉइन करती है क्योंकि उसको बकरियों की देखभाल करनी होती है। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut। उसकी फैमिली के पास क्या होता है, एक जमीन होती है जो कि मतलब पथरीली होती है, उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर होते हैं, उस जमीन पे उसके घर के पास ही होती है। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। उसको मतलब अच्छे से साफ करने के बाद और अच्छे से उसकी मतलब सफाई करने के बाद उसके जो फादर होते हैं वो उसके ऊपर मक्का और बीन्स उगाते हैं। इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली। और ये इतना इनफ नहीं होता कि उनकी पूरी फैमिली को पूरे साल तक मतलब खाना प्रदान करे। Peter lives in the heart of sheep-rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory। अब एक पीटर की बात बताई गई है कि एक पीटर नाम का लड़का है, वो न्यूजीलैंड में रहता है, जो कि मतलब वहाँ पे न्यूजीलैंड में रह के अपने परिवार के साथ वहाँ पे एक शिप को मतलब चरवाता है, चरवाहा है वो। और उससे वो क्या करता है कि वूल प्रोसेस करता है फैक्ट्री में उसके शिप्स के थ्रू, मतलब ऊन निकालता है। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep। जब भी वो पीटर स्कूल से आता है, वो देखता है कि उसका अंकल जो है वो मतलब शिप्स की देखभाल करते हैं। Their sheep's yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance। उसका जो मतलब जो शिप का फार्म है, जो पेड़ों का फार्म है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? एक प्लेन के ऊपर है, जिसके ऊपर बहुत सारी घास है, और वो मतलब एक हिल्स के पास भी है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और उसको कैसे मैनेज करते हैं वो लोग? एक साइंटिफिक वे में, मतलब एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको मैनेज करते हैं वो लोग। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की जो फैमिली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है, नेचुरल फार्मिंग करती है, जिससे कि वो सब्जियां उगाती है। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead different lives। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि माम्बा है और जो पीटर है, दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं देश इस दुनिया के, और अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि इसके डिफरेंस इसलिए आते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड डिफरेंट है। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिटी ऑफ लैंड है, सोइल अलग है, वाटर की सप्लाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अलग है, एनिमल्स अलग है, इस और टेक्नोलॉजी सब जगह पे अलग अलग है। इस वजह से दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड क्या होता है? लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे क्या होते हैं, उसमें भी लैंड भी एक रिसोर्स है। लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of these small percentage are not habitable। लैंड जो है वो 30% पूरे अर्थ का कवर करती है, बाकी जगह पे पानी है और आइस है, तो ये 30% कवर करती है। और इसकी जितनी भी पार्ट्स है वो स्मॉल परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज में, और सारे मतलब पार्ट्स जो है वो हैबिटेबल नहीं है, इंसान के रहने लायक नहीं है, या वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। अब पूरी दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का? क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मेनली ड्यू टू इसके जो लैंड और क्लाइमेट है वो
अनइवन है, मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग ये वेरी करते हैं। जैसे कहीं पे तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ पे भी इंसान नहीं रह सकता, और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पे भी नहीं रह सकते इसलिए। The rugged topography, steep slopes of mountain low-lying areas scripted to water logging desert area, thick forested area are normally sparsely populated और uninhabited। अब जैसे ये जो एरियाज होते हैं, जैसे कि मतलब रफ टोपोग्राफी होती है जहाँ पे ऊबड़-खाबड़ जमीन होती है, स्लोप्स होते हैं जहाँ पे ढलानें होती है, या माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, या ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है, या डेजर्ट एरिया होता है, या कोई फॉरेस्ट हो गया, ऐसी जगहों पे क्या होता है, नॉर्मली पीपल रहना पसंद नहीं करते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेटेड होते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर्ड सिचुएटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो प्लेन्स होते हैं, जो समतल जमीन होती है, और रिवर वैलीज होती है, मतलब जो नदी के किनारे होते हैं, वो क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए। हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ वर्ल्ड। इसलिए ये क्या होते हैं कि जो वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेस एरिया होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, क्या तो प्लेन्स होते हैं कि रिवर वैलीज होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज्यादा इंसान रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से हो सकता है, पानी की कमी नहीं होती है। अब पढ़ेंगे हम लैंड यूज, लैंड के क्या क्या यूजेस है। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up industries. रोड लैंड के अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मतलब जंगल, जैसे पेड़ पौधे उगाने के लिए, या माइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस मतलब घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और इंडस्ट्री सेटअप के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इन सबका मिला के जो बनाते हैं हम ये, और ये टर्म क्या बोलते हैं इसको, लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। अब इस क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें माम्बा और पीटर ने डिफरेंट तरीके से लैंड कैसे यूज करी, वो बताना है आप लोगों को। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। अब जो लैंड है वो किस फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसके भी कुछ। लैंड को कैसे डिटरमाइन करा जाता है कि वो कैसी है। सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है कि मतलब लैंड, वो जमीन कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वो सब। उसके बाद सोइल देखते हैं कि उस वहाँ की मिट्टी कैसी है, एल्यूवियल सोइल है, नेचुरल ऐसी फर्टाइल सोइल है, कैसी है, वो देखते हैं। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं है या ज़्यादा ठंड तो नहीं है। उसके बाद वहाँ के मिनरल्स देखे जाते हैं कि वहाँ पे मिनरल्स क्या क्या है, रिच इन मिनरल्स है या लो इन मिनरल्स है, ऐसा। और वहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी देखते हैं उसके बाद कि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है नहीं है, कितना वाटर अवेलेबल है। इसके बाद देखो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब लैंड यूज पैटर्न में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट दो फैक्टर और इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि है ह्यूमन और टेक्नोलॉजी। कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी रहती है और वहाँ पे किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ये दोनों भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि लैंड यूज पैटर्न में डिटरमाइन करने में काम आते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। जो लैंड है वो ओनरशिप के बेसिस पे भी मतलब डिटरमाइन होती है कि वो प्राइवेट लैंड है, कि एक सिंगल आदमी उसको ओन करता है या फिर पूरी कम्युनिटी ओन करता है। प्राइवेट लैंड is owned by individuals, where community land is owned by the community of common uses like collection of fodder, fruits, nuts और medical herbs। इसमें बताया गया है कि जो प्राइवेट लैंड होती है वो एक सिंगल जना यूज कर सकता है, मतलब वो एक सिंगल जने की होती है। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होती है वो एक कम्युनिटी की द्वारा यूज करी जाती है, और कम्युनिटी के द्वारा वो होती है, मतलब एक समूह होता है लोगों का, वो सब मिलके उसको यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज होती है, क्योंकि खाने के लिए, मतलब खाना कलेक्ट करने के लिए, या फल फ्रूट कलेक्ट करने के लिए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए, या मेडिसिनल हर्ब्स जो मतलब मेडिकल में जो पत्ते या जो भी वो काम आते हैं पेड़ पौधे, उनसे उनको कलेक्ट करने के लिए कम्युनिटी लैंड यूज की जाती है। तो देखो दिस कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। और इस जो ये जो हमने पढ़ा कम्युनिटी लैंड, इसको और क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं, कि मतलब इसको कॉमन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है ऐसा।
पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब जो लोगों की जो डिमांड्स है वो बढ़ती जाती है, मतलब कभी कम नहीं होती है। उनको लैंड पे लैंड चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ बनाना होता है। लेकिन जो जमीन है वो क्या लिमिटेड है, कम मात्रा में। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग तरह की क्वालिटी मिलती है जमीन की। People started encroaching at the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, to expand agriculture in the rural areas. अब क्या हुआ है, जो पीपल होते हैं उन्होंने क्या करा कि जो कॉमन लैंड बिल्ड होती है, मतलब जो कमर्शियल एरिया और हाउसिंग के लिए उन्होंने क्या है, कि वो जो लैंड होती है उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स और हाउसेस खड़ी कर दिए है। अब जो सिटी के एरियाज होते हैं उनमें, वो जो रूरल एरिया होते हैं, गाँव के जो एरिया होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए जमीन के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जमीन बहुत सारी उस एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होने लग गई है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. आज के टाइम पे क्या हुआ है कि जो लैंड यूज पैटर्न है उसके उसके द्वारा क्या हुआ है कि जो कल्चरल चेंजेस है वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, desertification are the major threats to environmental because of the expansion of the agriculture and conservation activities. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जो मिट्टी को मतलब गलत तरीके से यूज करना या मिट्टी का खिसक जाना। लैंडस्लाइड भी उसी से रिलेटेड है कि मतलब ऊपर से पहाड़ वहाड़ से मिट्टी नीचे खिसक जाती है। सोइल इरोजन क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल के केमिकल्स की वजह से जो सोइल खराब हो जाती है उसको सोइल इरोजन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन होता है, जो मतलब सूखा पड़ जाता है एक कोई भी जगह, उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये सब क्या है, मेजर थ्रेट्स है, मतलब ये बहुत बेकार, मतलब वो जो है सोइल को खराब करने के ये सारे रीजंस है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी नहीं हो पा रहा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी इन्हीं की वजह से रुक जाती है बहुत सारी। ये देखो आपको एक यहाँ पे ये गांव का ये दे रखा है, तो ये दोनों गांव की फोटोज है, कैसे गांव में एक्सपांशन हो रहा है लैंड यूज का। और ये सिटी की बता रखा है कि सिटी में कैसे लैंड यूज का एक्सपांशन हो रहा है, ये देखो। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की लैंड रिसोर्स को कंजर्व कैसे करना है हमें। Growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land and created fear of losing these natural resources. क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो लैंड की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमको जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा घर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, मॉल्स चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड वेस्ट हो रही है। और ये एक डर का कारण है कि जिसकी वजह से ये नेचुरल रिसोर्स खत्म होने के कगार पे आ जाएगा एक टाइम के बाद। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। इसकी वजह से हमें अभी जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको जरूर देखना चाहिए एक बार कि लैंड डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब फॉर इंस्टेंस लैंड रिक्लेमेशन रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। तो इसमें क्या बताया, एफोरेस्टेशन मतलब कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जंगल बर्बाद नहीं करने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड को मतलब सही से यूज करना चाहिए और उसको वापस से रिन्यू करना चाहिए। और केमिकल पेस्टिसाइड से जो केमिकल होते हैं जैसे यूरिया वगैरह हो गया उनका कम से कम यूज करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग, जो हम जानवरों को चराते हैं उनको कम से कम करना चाहिए। ये कुछ कॉमन मेथड है जिनकी वजह से लैंड कंजर्व हो सकता है हमारा और लैंड रिसोर्स बच सकता है। अब हम पढ़ेंगे सोइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। अब एक जो थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, मतलब बारीक बारीक जो पार्टिकल होते हैं उसकी जो सब्सटेंस की जो लेयर होती है और सरफेस अर्थ के सरफेस को जो कवर करती है उसको क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। और ये क्या होता है, लैंड के बहुत ज्यादा लिंक होता है, क्लोज में होता है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। और जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग जगह के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सोइल किस प्रकार की होगी। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। सोइल किससे बनी हुई होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है अर्थ के ऊपर, या मिनरल्स होते हैं, या जो वेदर्ड रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, उनसे मिलकर क्या होती है, ये सोइल बनती है।
दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग मतलब जो क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश आती है या फिर तूफान आते हैं, उनसे टकरा के पत्थर क्या होते हैं, मिट्टी बनते हैं, इसलिए वेदरिंग से बनती है सोइल। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। अब सही मात्रा के अंदर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो मिलके एक सोइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड आर सिंपल डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लो। लैंडस्लाइड क्या होता है कि कोई भी मास मूवमेंट होता है, पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का, चट्टानों का जो मास मूवमेंट होता है, बड़े लेवल पे मूवमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। या डेब्रिस, जो मतलब कोई भी लैंडस्लाइड हो गया, उसका जो कचरा होता है, मलबा होता है वो, या अर्थ का डाउन स्लोप होता है, मतलब अर्थ शेक होती है, उसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। और ये किसके साथ, अर्थक्वेक्स के साथ, फ्लड्स के साथ, और वेलकनोस होते हैं ना, उसके इरप्शन के साथ भी ये टेक मतलब प्लेस करते हैं। ये जब आते हैं नेचुरल डिजास्टर, तभी भी ये लैंडस्लाइड होती है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। और जब हेवी रेनफॉल होता है, वो भी एक हेवी लैंडस्लाइड का मतलब कारण बन सकता है, जिससे क्या होता है कि जो रिवर होती है वो काफी लंबे समय के लिए बंद भी हो सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। जो मतलब रिवर ब्लॉक हो जाती है कभी कभी, तो वो क्या होता है कि बाढ़ ला सकती है, जिससे क्या होता है कि जो उसके नीचे के जो लोग रहते हैं वहां पे, रिवर के नीचे के, जैसे इसमें बता रखा है, तो वो बाढ़ ला सकती है, तो उनको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है इस वजह से। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property, occupy a position of major concern। अब क्या होता है, ये जो हिली टेरेन होता है, जो मतलब हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड होती रहती है। और वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होती है, जिससे कि प्रॉपर्टी जो वहाँ पे जिसने ले रखी होती है, उनका बहुत ज्यादा लॉस होता है, और वो मतलब बर्बाद हो जाते हैं, प्रॉपर्टी वहाँ की बर्बाद हो ही जाती है लैंडस्लाइड की वजह से। अब इसमें केस स्टडी रखी है आपकी बुक में, ये केस स्टडी पढ़ते हैं। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगरी विलेज नियर रिकोंगपियो इन किन्नौर district of Himachal Pradesh, damage a 200 meter stretch of old Hindustan Tibet Road, National Highway 20। अब इसमें बता रखा है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है एक, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। उसने क्या करा था, 200 मीटर जो रोड थी, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो कि नेशनल हाईवे 22 था, एक वहां पे एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इसने क्या करा, ये नेशनल हाईवे 22 की 200 मीटर की स्ट्रेच को, रोड को पूरा तोड़ दिया। This landslide was triggered by intense blasting at पंगी विलेज। ये क्यों हुआ था, क्योंकि एक ब्लास्टिंग हुई थी पंगी विलेज में, वहां के हिमाचल प्रदेश के, इस वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलेप्स एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस। ये बड़ी ब्लास्टिंग हुई थी, वहां पे ब्लास्ट हुआ था बम की वजह से। इस वजह से ये जो वीक एरिया था, ये कोलेप्स हो गया, मतलब नीचे गिर गया, और इस वजह से ये लैंडस्लाइड हुई थी। The village was completely vacated to avoid any possible loss of life। अब हमको पता था कि लैंडस्लाइड हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही मतलब सारे लोगों को वहां से निकाल दिया था, जिससे कि कोई भी जान का खतरा नहीं हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मिटिगेशन मैकेनिज्म, ये क्या होता है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। अब हमने क्या करा कि जो साइंस होती है, उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट, साइंस की हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो लैंडस्लाइड के फैक्टर्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं, एंड हाउ टू मैनेज देम, और उनको मैनेज कैसे करना है। सम ब्रॉड माइग्रेशन मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड इज फॉलोस। अब हमें कि इसमें कुछ टेक्निक्स बता रखी है कि लैंडस्लाइड कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में कैसे पता चलेगा, उसकी कुछ टेक्निक्स बता रखी है। हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। हमें एक हजार्ड मैपिंग करनी है, मैप बनाना है उसका, कि ये मतलब लैंडस्लाइड के एरियाज जो भी इससे हार्म हुए लैंडस्लाइड से, एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। कि ये जगह पे लैंडस्लाइड आ सकते हैं, उन एरिया को हम छोड़ सकते हैं, कि यहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट्स मतलब कोई भी बिल्डिंग नहीं बनानी वहाँ पे, जिससे कि कोई भी बाद में जाके हादसा ना हो। कंस्ट्रक्टर ऑफ रेटेशन वॉल टू स्टॉप लैंडफॉर्म स्लीपिंग्स।
रिटेंशन वॉल क्या होता है कि मतलब उसकी बचाव के लिए उसके आजू बाजू जैसे जो आपको लगता है जैसे ये एरिया लैंडस्लाइड का है तो उसके आजू बाजू हमें क्या है थोड़ी थोड़ी वॉल बना देनी चाहिए जिससे कि वो बच सके कि आपका जो लैंडस्लाइड हो वो नीचे नहीं आए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अब हमें क्या करना चाहिए कि पेड़ पौधे उगाने चाहिए उसके आजू बाजू वेजिटेशन बहुत ज्यादा कर देनी चाहिए जिससे कि पेड़ पौधों की वजह से वो लैंडस्लाइड हो ही ना है, जो वहाँ की मिट्टी है वहाँ की वही लॉक हो जाए और नीचे नहीं है। The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। जो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स होते हैं तो उनमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ से सही से बना दें हम वहाँ का, जिससे कि बारिश की वजह से वो ऊपर से लैंड नीचे ना आए, क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम सही होगा तो पानी आराम से फ्लो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये देखो सोइल प्रोफाइल का। तो मैं बता रखा है टॉप सोइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ये जो ये एरिया है ये है टॉप सोइल, इसको ये ह्यूमस और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता है। इसके बाद आती है सब सोइल विथ सैंड स्पिट एंड क्ले। उसके बाद वाले लेयर को कहते हैं सब सोइल। उसके अंदर उसके बाद वाले लेयर में क्या होता है, सब सोइल होती है मतलब चिकनी मिट्टी होती है और सैंड के साथ, सिल्ट और क्ले के साथ। उसके बाद आते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल जो मतलब थोड़े टाइट रॉक्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आती है पेरेंट रॉक जो कि सबसे मजबूत होती है। फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अब सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। सोइल फॉर्मेशन के इसमें दो मेजर फैक्टर बताए, एक तो जो पेरेंट रॉक होता है वो, और एक क्लाइमेटिक फैक्टर की मतलब क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वो फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। इसके अलावा क्या होता है कि टोपोग्राफी हो गई वहाँ का जो मतलब नेचर हो गया वो कैसा है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें रोल होता है, और टाइम कितना लग रहा है सोइल कंपोजिशन में, ये भी एक फैक्टर है कि सोइल बनने में टाइम कितना लगता है। ऑल दी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस सब जगह पे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग ये फैक्टर काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सोइल के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, डिटरमाइन कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स कंटेंट परमेबिलिटी। ये अब हम पढ़ रहे हैं मतलब ये जो फैक्टर्स है सोइल फॉर्मेशन के ये पढ़ रहे हैं हम। पेरेंट रॉक क्या करता है कि कलर होता है सोइल का उसको डिटरमाइन करता है, टेक्सचर कैसा होगा मतलब बिल्कुल बारीक होगी या थोड़ी ऐसी होगी, टेक्स्ट मतलब मोटी टाइप की होगी, वो डिटरमाइन करता है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी और मिनरल कितना होगा, कंटेनमेंट कितना होगा, परमेबिलिटी कितनी होगी, वो सब पेरेंट रॉक का काम होता है, ये सब पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है। अब रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल। तो मतलब सोइल कितनी टाइट होगी कितनी ठहर सकेगी वो रिलीफ मतलब ये डिसाइड करता है इसका एल्टीट्यूड और स्लोप। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन। जो पेड़ पौधे होते हैं जानवर होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सब क्या करते हैं, या इसके अंदर ह्यूमस कितनी होगी मतलब नमी कितनी होगी वो ये डिसाइड करते हैं। क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। टेम्परेचर उसका कितना होगा, रेनफॉल उसको कितनी चाहिए होगी, वेदरिंग कैसी होगी और उसकी नमी कितनी होगी, ये सब क्लाइमेट डिसाइड करता है। और टाइम क्या डिसाइड करता है, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। ये सोइल प्रोफाइल की थिकनेस क्या होगी मतलब उसकी गहराई कितनी होगी या वो मतलब कितनी लेयर होगी उसकी मोटी, वो सब टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब सोइल डिग्रेडेशन क्या होता है और उसके मेजर्स क्या होते हैं, सोइल मतलब खराब कैसे होती है उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो इसमें बता रखा है। सोइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल एज रिसोर्स। तो सोइल इरोजन होता है और जो डिप्लेशन होता है वो क्या होता है, सोइल को मतलब थ्रेट हो गया मतलब एक तरह से वो मार देती है सोइल रिसोर्स को एक तरह से। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं जो जिससे कि सोइल डिग्रेड होती है, सोइल खराब होती है, ठीक है। फैक्टर्स which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer, pesticide, rainwash, landslide and floods। इसमें हमें ये फॉलोइंग फैक्टर्स बताए गए जिसकी वजह से
लैंड वो जो सोइल होती है वो खराब होती है। सबसे पहले आता है सोइल डिग्रेडेशन, मतलब सोइल का गलत यूज करना। उसके बाद आता है डिफोरेस्टेशन की, पेड़ को काटना, जंगल बर्बाद करना। ओवर ग्रेजिंग आता है, मतलब जानवरों को बहुत ज्यादा चराना एक ही जगह पे। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं खेतों के अंदर, केमिकल्स यूज होते हैं, यूरिया हो गया वो सब वगैरह, उसका बहुत ज्यादा यूज करना। या रेन वॉश, मतलब ये रेन वॉश क्या है, एक नेचुरल फैक्टर है कि ज्यादा बारिश आ जाती है तब क्या सोइल बह जाती है। और होता है लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। लैंडस्लाइड जो भी आपने पहले पढ़ा, और फ्लड मतलब होता है बाढ़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मेथड जिसकी वजह से सोइल कंजर्व हो सकती है। सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। देखते हैं मल्चिंग क्या होता है। द bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. जो ग्राउंड होता है ना उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, एक स्ट्रो टाइप की एक ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको मतलब डालते हैं। इससे क्या होता है कि सोइल का जो मॉइस्चर होता है वो बना हुआ रहता है, जिससे मतलब हवा पास होती रहती है तो सोइल मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि सोइल सही रहती है और सोइल का कंजर्वेशन होता है। इसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। काउंटर बैरियर्स, stones, grass, soil are used to build barriers along countries. Trenches are made in front of the barriers to collect water. क्या होता है, स्टोन या घास और मिट्टी इन सबको यूज करके क्या होता है, एक मतलब ऐसे यहाँ पे जैसे ये तो सोइल है, इसके आगे एक बैरियर बना देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे ये जो सोइल होती है वो नीचे बह के नहीं जाती, सोइल बच जाती है। रॉक डैम, rocks are built up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil erosion. रॉक डैम बनाए जाते हैं, मतलब पत्थर पत्थर लगा के ऐसे डैम बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाटर आता है आगे से उसका फ्लो कम हो जाता है। और वो क्या करता है, जो सोइल डिग्रेडेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, सोइल को बहने में मतलब बहने से रोकता है। अब आ गया टेरेस पर। ब्रॉड फ्लैट स्टेप terraces are made on the steep slopes where surface are available to grow crops. ये देख रहे हो, ये इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ये पूरी टेरेस फार्मिंग है। यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे स्लो बना देते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग काट काट के स्लो बना देते हैं, और उसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है जिससे क्या है, लैंड भी बच जाती है और लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होता। अब देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोवन इन alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. तो इसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग मतलब ऐसे गली टाइप के बना देते हैं, और उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रेन वॉश होता है, जब रेन आती है बहुत तेज बारिश आती है तो मतलब वो सोइल प्रिवेंट हो जाती है वो उस पेड़ पौधों की वजह से। Contour plugging. Plugging parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. ये देखो, ये रही काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे पैरेलल पैरेलल ये बना रखे हैं ना, ऐसे बना देते हैं जिससे क्या होता है, पानी सही से फ्लो होता है और उसकी वजह से हमारी जो सोइल होती है वो वेस्ट नहीं होती और खराब नहीं होती। शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. अब क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब जो ओशन के तट होते हैं वहां पे, या फिर बहुत ज्यादा जो सूखे एरियाज होते हैं ना वहां पे, किनारे किनारे पे जैसे ये लगा रखे हैं ना, ऐसे पेड़ पौधे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हवा होती है वो कम हो जाती है, और ये जो यहाँ की जो सोइल है, यहाँ की जो सोइल है ये बच जाती है खराब होने से, हवा की वजह से उड़ उड़ के कहीं पे भी नहीं जाती। अब हमें दे रखी है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बता रखा है कि आपको ऐसी दो ट्रे लेनी है, इसमें जैसे दो पत्ता रखी हुई, वैसी ट्रे लेनी है, एक में सिर्फ मिट्टी भरनी है और एक में मिट्टी के साथ छोटे छोटे पौधे भी लगाने हैं। और उसके बाद ऊपर से एक मग्गा लेके आपको पानी डालना है और एक जार में कलेक्ट करना है, और आपको देखना है कि किसमें मिट्टी ज्यादा आ रही है। ऑब्वियसली जिसमें पेड़ पौधे होंगे उससे मिट्टी कम होगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और इसमें मिट्टी ऐसी फ्लो हो जाएगी पानी के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, पानी के बारे में। वाटर इज ए विटल वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स, ये फिर से बन जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर विथ वाटर, जो अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो किससे, वाटर से भरा हुआ है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लेनेट, इसलिए हमारे जो प्लेनेट है अर्थ उसको वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं।
It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 year back. और प्रीमिटिव ओशन में हम ये भी देख सकते हैं कि जो पुराने टाइम के जो ओशंस उसमें ये भी पता लगता है कि 3.5 बिलियन ईयर पहले ये स्टार्ट हुए थे. Even today, the oceans cover two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plant and life. और आज के टाइम में क्या है कि जो ओशन है, जो समुद्र है बड़े बड़े, वो क्या है, 2/3 पार्ट है अर्थ का, वो कवर करते हैं. इसके अंदर बहुत तरह के प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर भी एग्जिस्ट करते हैं. द ओशन वाटर इज हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. लेकिन जो ओशन का जो वाटर है खारा होता है और ह्यूमन के पीने लायक नहीं होता है. फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली अबाउट 2.7%. जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ हमारी अर्थ पे कितना है, 2.7% ही है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन. इसमें से इस 2.7 में से भी क्या है कि 70% तो है ना अंटार्कटिका के माउंटेन्स में या ग्रीनलैंड में या माउंटेन रीजन. लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. और ये जितने भी माउंटेन्स वगैरह है इन सब की लोकेशन क्या है, मतलब बहुत दूर दूर है, तो इस वजह से इनको अपन यूज भी नहीं कर सकते. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमंस. और ये 2.7 में से भी ओनली 1% ऐसा है जो ह्यूमन यूज कर सकते हैं और जिसको पी सकते हैं ह्यूमंस. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lake, and as water vapor in the atmosphere. और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में तो वेल्स वगैरह से निकलते हैं और सरफेस वगैरह में नदी या तालाब वगैरह के अंदर. और इसका एक और फॉर्म होता है वाटर वेपर, जो इससे कि हम हवा के अंदर या बादल वगैरह देख सकते हैं, उसके अंदर भी पानी होता है, वो होता है वाटर वेपर. फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. इसलिए फ्रेश वाटर क्या है, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है. वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. और अर्थ के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से क्या है, वाटर ना तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं. इस टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. और इसकी जो टोटल वॉल्यूम जितना टोटल है अर्थ पे उतने का उतना ही रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. और ये क्या होता है, इसकी साइकिल चलती रहती है. जैसे हमने पढ़ा था ना, ये एक वाटर साइकिल होती है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में. प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन के थ्रू ये क्या है, माउंटेन्स पे जाता है, ओशन में जाता है, वापस माउंटेन जाता है, साइकिल चलती रहती है. ठीक है, वाटर साइकिल बोलते हैं इसको. ह्यूमन use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अब ह्यूमन क्या है कि सिर्फ पीने के लिए या कपड़े वपड़े धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, सिर्फ इसी के लिए पानी यूज नहीं करते, और अदर चीजों की प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज करते हैं वाटर को. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस. अदर यूजेस क्या क्या होते हैं, खेती बाड़ी होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स के अंदर वाटर यूज होता है. इसके अदर यूजेस है, ह्यूमन के थ्रू ये यूजेस करे जाते हैं. ठीक है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ वाटर, वेदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर. अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़े जा रही है. ठीक है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, कि उनको ज़्यादा खाना चाहिए, उसको उनको ज़्यादा फसल चाहिए. इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है वो भी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, और जो अर्बन अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे तो और ज़्यादा, मतलब पानी के लेवल को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पानी और ज़्यादा चाहिए. और इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग वहाँ. उस वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है. ठीक है. अब है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या, कि वाटर उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा, उसकी समस्याएं क्या क्या है वो देखेंगे. देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई. इन एरिया में क्या है कि जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा, पानी बिल्कुल कम मात्रा में वहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी हो रही है, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. Countries located in climatic zone much susceptible to drought face great problem of water scarcity. और ये कंट्रीज क्या है, मतलब क्लाइमेटिक जोन्स इनके ऐसे है कि यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है.
Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of sources. अब वाटर शॉर्टेज किस किस कारण से होती है कि तो ये सीजनल प्रेसिपिटेशन या एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब जो साल में बारिश एक बार होती है उसकी वजह से हो सकती है, या बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करने से हो सकती है, और पानी को वेस्ट करने से हो सकती है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, अब वाटर रिसोर्स को कंजर्व कैसे कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अब क्या है कि जो क्लीन वाटर है उसको पाने के लिए आज वर्ल्ड को मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत मतलब कम मात्रा में साफ पानी अपने पास। स्टेप्स हैव टेकन टू कंजर्व दिस बिल्डिंग रिसोर्स। अब इसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हुए वो पढ़ रहे हैं। इवन थ्रू वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। इसका ज़्यादा यूज़ और जो ये पॉल्यूशन है ये इसको क्या करता है कि मतलब बेकार बना देता है, इसको यूजेबल नहीं रखता है, इसको खराब बना देता है पानी को। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेट्स। और इसको और क्या क्या चीज़ें खराब करती है, जो सीवेज होते हैं, जो नाले होते हैं, उनको ट्रीट नहीं करते, ऐसे ही नदियों में छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो उससे ग्राउंड वाटर सरफेस ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है। और इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको मतलब नदी नालों में ऐसे छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी पानी खराब होता है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। और ये किस किस से पोल्यूट करते हैं वाटर को? नाइट्रेट से, मेटल पीसेस से, जो मतलब कोई भी धातु होती है उनसे, या पेस्टिसाइड से, जो भी केमिकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में उसकी वजह से। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। इसमें से क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये हजम नहीं होते, और ये किसके ह्यूमन बॉडीज के अंदर पहुंच जाते हैं पानी के थ्रू। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट्स suitably बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। अब वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इनको ट्रीट करा जाए, जो भी ये केमिकल्स वगैरह इसमें डालते हैं इसको पानी को मतलब रिलीज करें ना रिवर में, उससे पहले इसको ट्रीट करा जाए, इसको मतलब फिल्टर करा जाए, जिससे कि ये पानी वापस यूजेबल। Forest and other vegetation covers slow the surface runoff and replenish underground water। अब जो फॉरेस्ट और जो वेजिटेशंस होते हैं मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, और उसको जो सरफेस रन ऑफ होता है ना, जो भी मतलब ग्राउंड का वाटर उसको रोकते हैं, उसको मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं होने देते। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। अब जो जमीन पे जो पानी होता है उसको क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग से भी क्या है बचा सकते हैं अपन। वाटर हार्वेस्टिंग एक पानी बचाने का तरीका होता है। The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage। अब जो कैनाल्स होती है ना वाटर में मतलब इरिगेशन के लिए खेतों में, उसको भी क्या है मतलब लाइन से सही से बनाना चाहिए, जिससे क्या हो कम से कम पानी वेस्ट हो। Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation। अब स्प्रिंकल्स जो होते हैं ना उसको यूज करना चाहिए खेत में। ये जो है ना, ये जो बना हुआ है, इसको कहते हैं स्प्रिंकल। इसको यूज करना चाहिए खेत में, जिससे क्या हो पानी कम से कम लॉस हो, कम से कम खत्म हो। इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। इसमें क्या है, ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन है। इसमें मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे ये क्रॉप उग रही है ना, इसके ऊपर एक ऐसे पाइप डाल देते हैं, ऐसा एक पाइप डाल देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, छेद छेद होते हैं जहाँ जहाँ पे क्रॉप होती है, जिससे उसको बूंद बूंद पानी मिलता रहता है, जिससे पानी भी कम वेस्ट होता है और उनका इरिगेशन भी प्रॉपरली हो जाता है। द वैल्यू वाटर रिसोर्सेज दे एंड देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। और ये जो ऊपर जितने भी ये मीन्स बताए, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, इन सब के थ्रू क्या है पानी कंजर्व कर सकते हैं इरिगेशन के ऊपर। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधे और जंगली जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सम स्कूल चिल्ड्रन पर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। अब क्या है, कुछ स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है, कुछ स्कूली बच्चों के बारे में बताया गया है, जो क्या है एग्जीबिशन देख रहे हैं, मतलब कोई म्यूजियम टाइप की जगह है उसको देख रहे हैं, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स रखे हुए, हाथ से बनी हुई चीजें रखी हुई है। द आर्टिकल्स इन एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। उस एग्जीबिशन में क्या है, एक देश के अलग अलग पार्ट से, पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट से चीजें उठाई हुई। Mona picked up a bag and exclaimed, "This is how beautiful is this bag! Yes, it is made from jute," the teacher said। मोना नाम की एक बच्ची, उसने क्या कहा, एक बैग उठाया, उसको कहा कि कितना सुंदर हैंड बैग है,
उसकी टीचर ने बताया कि ये एक जूट है, जूट नाम की एक फसल है, उससे बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। और उसकी टीचर ने क्या बताया कि जितने भी तुम कुर्सी, लैम्प शेड्स और बास्केट वगैरह देख रहे हो, ये सब किससे बने हुए? बैम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए, ठीक है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोथ इज प्लेंटी। इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है, बैम्बू की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे बैम्बू की चीजें बहुत ज्यादा बनती है। जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी सिल्क स्कार्फ। अब जेसी नाम की एक लड़की है, वो क्या है, एक सिल्क का स्कार्फ देखती है, वो मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती है उसको देख के। वो बोलती है, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट आर मेड फ्रॉम मलबेरी ट्रीज। अब वो उस स्कार्फ को देखती है और फिर टीचर बताती है कि ये सिल्क से बना हुआ है, जो कि सिल्क वॉर्म बनाते हैं सिल्क। और वो किसके ऊपर रहते हैं? मलबेरी ट्री के ऊपर रहते हैं। ये इसको इसको कहते हैं सिल्क वॉर्म, और ये ट्री है जो उसको कहते हैं मलबेरी ट्री। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. बच्चों को पता लग जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी रोजमर्रा की लाइफ चलती है। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone to contract between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. अब नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे होते हैं और वाइल्ड लाइफ होती है, वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है? लिथोस्फीयर की वजह से, हाइड्रोस्फीयर की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इन सबसे मिलके जो बनता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और एक बायोस्फीयर में क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स, जीव जंतु या इंसान होगा, ये सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जिस लाइफ के लिए। उनको जीने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और इस लाइफ सिस्टम को कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उस लाइफ सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सोइल, सो ऑन। वेजिटेशन क्या करता है कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या करती है? एक वैल्यूएबल रिसोर्स है ये। प्लांट हमें क्या करता है? टिम्बर देता है, जिससे हमारे लकड़ी के सामान बनते हैं बहुत सारे। शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स, मतलब घर बार देता है। पेड़ पौधे जो होते हैं घर बार देते हैं जानवरों को। ये हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रह पाते हैं। और सोइल को भी प्रोटेक्ट करता है। तो और सोइल प्रोटेक्ट करता है जो क्या होती है, मतलब क्रॉप ग्रोइंग के लिए बहुत एसेंशियल होती है। एक पे शेल्टर बेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की, वो फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्नवे और पेपर वगैरह। ये मतलब ये सब चीजें हमें क्या है, प्लांट से मिलती है, इसलिए प्लांट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So, there are innumerable uses of plants and you can add some more. इसमें बताया गया है कि अनलिमिटेड यूजेस है प्लांट्स के, और तुम भी कुछ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या क्या यूज और हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ। और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं कि जानवर आते हैं, बर्ड्स आते हैं, पंछी आते हैं, इंसेक्ट आते हैं जो कीड़े वगैरह होते हैं वो आते हैं, और एक्वेटिक लाइफ को मतलब जो पानी में जो जीव जंतु होते हैं वो आते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड फूड। और अब हमें क्या मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट, मांस, मच्छी या इनकी स्किन्स या वूल्स प्रोवाइड करते हैं। वूल जो मतलब जो पेड़ की जो वो होती खाल और ऊन होती है उसको बोलते हैं। Insects like bees provide us honey, help in pollination of flower and have an important role play in decomposers as ecosystem। अब ये क्या करते हैं कि जो बीज होती है, जो मतलब होती है, वो हमें शहद प्रोवाइड करती है। कीड़े हमारे पोलिनेशन में, मतलब फ्लावर को पोलिनेशन करके नया पौधा बनाने में काम आते हैं। और ये हमारे डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, जिससे हमारा खाद बनता है। The birds feed on insect and act as decomposers as well। अब बर्ड्स क्या करते हैं कि इंसेक्ट को खाते हैं, जिससे क्या होता है, डिकम्पोजर बनता है, तब खाद वगैरह बनता है और ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। Vulture, due to its ability to feed on dead and live stock in scavenger and considered a vital cleanser for environmental। अभी जो एक बर्ड होता है स्केवेंजर नाम का, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये स्केवेंजर है। ये क्या करता है, जो मरा हुआ जो कोई भी जानवर होता है या पंछी होता है, उसको खा के जिंदा रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल साफ रहता है, ठीक है। तो एनिमल बिग और स्मॉल आर एंड इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो इसमें क्या बताया गया कि कोई भी जानवर है,
या बर्ड है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारे इकोसिस्टम में वो हर तरह से मदद करता है। छोटा भी हो या बड़ा हो, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद ज़रूर करता है। आता गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो जो नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़-पौधे हैं, उनको किस-किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करा गया है अलग-अलग जगहों के हिसाब से, वो पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वहाँ के टेम्परेचर के तापमान के ऊपर और वहाँ के मॉइस्चर के ऊपर, पानी के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड। मेजर जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे, वो मतलब 3 ग्रुप में बँटे हुए, 4 ग्रुप में बँटे हुए होते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, स्क्रब्स में और टुंड्रा में, ठीक है? In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus fitted with areas having abundant water supply. अब क्या होता है, जहाँ पे मतलब हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और फॉरेस्ट भी इसलिए बनते हैं क्योंकि जहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी होती है, वहीं पे फॉरेस्ट होते हैं। देखना आप, ठीक है? As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे मतलब मॉइस्चर का, पानी का लेवल कम होता है, वैसे वैसे जो ट्रीज की जो साइज होती है वो भी कम होती जाती है, और उनकी जो डेंसिटी, जो फैलाव होता है, वो भी कम होते जाता है। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब जो शॉर्ट, जो पेड़, छोटे पेड़ होते हैं या फिर जो ग्रासेस होती है, वो कहाँ उगती है? जो मतलब जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल होती है, वहां पे। और ऐसे एरियाज को क्या कहते हैं? हम ग्रासलैंड बोलते हैं। थॉर्नी shrubs and स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं, और जो मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो कहाँ पे उगते हैं? लो रेनफॉल के एरिया में, जो डेजर्टेड एरिया, मतलब डेजर्ट होता है, जहाँ पे बिल्कुल सूखी सूखी जो रेत वगैरह होती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, वहाँ पे स्क्रब्स और ये थोर्न वाले पौधे उगते हैं, कांटे वाले उगते हैं। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थorny एंड waxy surface reduces loss of moisture through transpiration। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या होती है, मतलब घनी रूट, जड़ें बहुत उसकी मतलब डीप होती है, बहुत घनी जड़ें होती है, जिससे कि उनको पानी आराम से मिल जाए। और इनका जो सरफेस होता है, उसके ऊपर कांटे कांटे लगे होते हैं, और इनका जो सरफेस होता है वो क्या है, वैक्सी होता है, मतलब चिकना होता है। इससे क्या होता है, इनकी जो पानी जो इनके कैप्चर करते हैं, वो कम से कम मतलब लॉस हो इनसे, इसे सर्वाइव कर सके। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन comprises ऑफ mosses एंड lichens। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? जो मतलब जितनी भी बर्फीली जगह होती है, वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब मोसेज और लीचन, जो एल्गी वगैरह होती है, हरी कलर की काई वगैरह होती है, ये उगती है वहाँ पे। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। To feed the growing number, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world in finishing rapidly. There is an urgent need to conserve these valuable resource। अब क्या हो गया है, जो 2 सेंचुरी पहले जितने पीपल थे, उससे आज बहुत ज्यादा पीपल हो चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके लिए क्या है कि हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है, पेड़ पौधों की से हमें मतलब जो खाना वाना होता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। उसकी वजह से क्या है कि हमने फॉरेस्ट को बहुत जल्दी जल्दी साफ करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बन सके, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए। इसलिए हमें क्या कर दे कि जो फॉरेस्ट है उनको काटना शुरू कर दिया। इसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, नहीं तो हम आगे जाके बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें इनको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? फॉरेस्ट आर ओवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट क्या हमारी वेल्थ है, और प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल मिलकर क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है? चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब जो ह्यूमन इसके अंदर दखल अंदाजी करा है नेचर के अंदर, उससे क्या होता है कि हमारे जो हैबिटेट्स होते हैं, जो प्लांट्स हो या जानवर हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, इनको हार्म हो रहा है, ठीक है? Many species have become vulnerable, endangered and some are worse to extinction। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो स्पीसीज है, जानवरों की प्रजाति है, वो क्या वनरेबल हो गई, मतलब खत्म होने की कगार पे है, या बहुत सारी एंडेंजर्ड है, मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है, या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो भी चुकी है बहुत सारी। डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स,
are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. ये यहाँ पे कुछ आपको मतलब दे रखे जो कारण है, ये नेचुरल या ह्यूमन मेड कारण है, जिसकी वजह से हमारे जानवर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज वो खत्म हो रहे हैं, जो जानवर या पेड़ पौधे वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग होता है हंटिंग, जानवरों की हंटिंग करना, उनको मारना, विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। की वजह से क्या है कि कोई भी एक स्पीसीज की क्या हंटिंग बहुत ज्यादा हो गई, वो क्या है कि वो स्पीसीज की तादाद बहुत कम हो जाती है। कोई भी जानवर की जनजाति की अगर ज्यादा पोचिंग कर लेते तो उसकी ऑब्वियसली कम पड़ेगी उसकी जनजाति की संख्या। द एनिमल आर पोच्ड फॉर कलेक्टिंग एन इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अब इनका हंट होता क्यों है? ये तो इनकी हाइड्स के लिए या स्किन के लिए, चमड़ी के लिए, इनके नाखूनों के लिए, टीथ के लिए, दांतों के लिए, या इनके सींग या इनके पंख के लिए। Some of these animals are tigers, lions, elephant, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। अब इनमें से ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये जानवरों के नाम दे रखे हैं, इनकी हंटिंग सबसे ज्यादा होती है। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ये हमें अवेयरनेस फैला के इनको हम बचा भी सकते हैं, ठीक है। अब इनकी हंटिंग होती क्यों है? क्योंकि जो इनके जो ये दांत वगैरह होते हैं ये बहुत महंगे बिकते बाजार में, इसलिए इनकी इसकी हंटिंग होती है। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife। नेचुरल नेशनल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए। क्यों? क्योंकि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को बचा सके, इसलिए ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेस्टेशन। अब हमें क्या है, क्रिक्स का, लेक्स का, बांध वगैरह का, इन सब का निर्माण करना चाहिए जिससे कि वो पानी टाइम टू टाइम मिले हमारे जीव जंतुओं को, जो भी हमारे प्लांट्स वगैरह उनको, जिससे कि ये बचे रहे। देयर इज ए बैलेंस इन एनवायरमेंट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बैलेंस, जो हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, जो बना हुआ इकोसिस्टम, अगर इसके अंदर से एक भी स्पीसीज गायब होती है तो ये डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारे ह्यूमन को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। Human activities in several parts of the world have distributed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। और इसकी वजह से, किलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो बहुत सारे जो बर्ड है वो क्या है कि मतलब खत्म होने के कगार पे आ गए, या बहुत सारे खत्म भी हो चुके हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। जैसे ये दो सोशल प्रोग्राम्स है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, ये दो प्रोग्राम है जिससे हमारे मतलब ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको बचाने की सलाह मिलती है। इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, जिससे हमारे फॉरेस्ट बच सके। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ पेरिड स्पीसीज। अब जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको भी क्या है, बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में बताना चाहिए, उनको सोशल कैंप्स में ले जाना चाहिए, जंगलों में ले जाना चाहिए, जिससे उनको पता लग सके कि अलग अलग स्पीसीज कैसी होती है, जिससे वो भी इनको प्रोटेक्ट करने की सोच सके। मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब बहुत सारे देशों ने क्या करा है कि इनके जो ट्रेड होते हैं जानवरों के, उसके ऊपर भी बहुत सारे लॉज बनाए कि इनको प्रोहिबिटेड करा है, और इनको बहुत सारे जानवरों को मारना भी बैन करती है कि इन जानवरों को आप मार नहीं सकते। अगर आप मारते हो तो उसके ऊपर आपको मतलब पनिश करा जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर्स, बियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल। इंडिया के अंदर भी ये जो जानवरों के या बर्ड्स के नाम लिखे हुए ये इलीगल है। अगर इनको आप मारते हो तो आपको फाइन देना पड़ता है, या फिर आपको जेल भी हो सकती है। An international convention CITES has been established that list several species of animal and birds in which trade is prohibited। अब एक इंटरनेशनल कन्वेक्शन है, CITES एक कम्युनिटी है, इसने क्या करा है कि एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे जानवरों के और बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं कि उनको मारना या उनकी ट्रेड करना इलीगल है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पाया गया तो मतलब उसको पनिश करा जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स
एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब प्लांट्स और एनिमल्स का जो कंजर्वेशन होता है वो हर सिटीजन की एक ड्यूटी है, कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये सब तो हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।